सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत। तो तरलता पसंदगी का क्या अर्थ होता है? तो किन्स के अनुसार ब्याज मुद्रा की तरलता पसंदगी से निर्धारित होता है। तरलता का अर्थ अपनी आय को नगद रूप में रखने से है। अन्य शब्दों में व्यक्ति अपनी आय में से व्यय करने के बाद जो मुद्रा बचाता है वह बचत ही उससे तरलता पसंदगी कहलाती है। किन्स ने ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत की परिभाषा इस प्रकार दी है। ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है। किन्स ने ब्याज को तरल या नगद मुद्रा रखने से संबंध किया, अतः इसे ब्याज का मौद्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। मुद्रा की मांग, इसी के अंतर्गत ब्याज तरलता पसंदगी के सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रा की मांग क्यों होती है? किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग का अर्थ मनुष्य द्वारा मुद्रा को तरल अथवा नगद रूप में रखने से लिया जाता है। इसे किन्स ने तरलता पसंदगी कहा। प्रत्येक व्यक्ति की तरलता पसंदगी भिन्न भिन्न होती है। जैसे जिन व्यक्तियों की तरलता पसंदगी कम होती है वे अपनी आय को तरल या नगद रूप में न रखकर कम ब्याज दर पर अपना रुपया उधार देने को तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत जिनकी तरलता पसंदगी अधिक होती है वे अपनी आय को तरल या नगद रूप में रखना पसंद करते हैं एवं ब्याज दर अधिक होने पर ही रुपया उधार देते हैं। प्रोफेसर किन्स के अनुसार एक व्यक्ति अपनी आय का कितना भाग तरल या नगद रूप में रखता है यह निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। पहला आता है इसका सौदा उद्देश्य। व्यक्ति को आय एक निश्चित समय, जिसे प्रतिदिन, सप्ताह या प्रतिमाह के बाद मिलती है, जबकि दैनिक व्यय के लिए उसे रोजाना नगद मुद्रा की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति दैनिक व्यय के भुगतानों के लिए कितनी नगद मुद्रा रखेगा यह उसकी आय की मात्रा, उसकी प्राप्ति की समय अवधि पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति को जल्दी आय मिलती है तो वह कम नगद मुद्रा रखता है। इसके विपरीत देर से आय मिलने पर अधिक नगद मुद्रा रखता है। दूसरा जो इसका मांग के अंतर्गत आता है कि सावधानी उद्देश्य। सावधानी उद्देश्य, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का एक भाग आकस्मिक कार्यों या घटनाओं जैसे बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी, मुकदमा आदि के लिए भी रखता है। इस उद्देश्य के लिए रखी गई नगद राशि को सतर्कता या दूरदर्शिता उद्देश्य भी कहा जाता है। सामान्यतः सावधानी उद्देश्य के लिए जो नगद राशि रखी जाती है वह व्यक्तियों की आय पर निर्भर रहती है। यह भी ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती है। तीसरा आता है सट्टा उद्देश्य। अनेक व्यक्ति बाजार में ब्याज की दर की अनिश्चितता से भविष्य में लाभ उठाने के लिए भी नगद धन रखते हैं, जिसे किन्स ने सट्टा उद्देश्य कहा है। किन्स कहते हैं कि भावी घटनाओं के बारे में साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को सट्टा उद्देश्य कहते हैं। यदि व्यक्ति वर्तमान की अपेक्षा भविष्य में ऊंची ब्याज दर का अनुमान लगाते हैं तो वे वर्तमान में अधिक नगद धन की मांग करेंगे ताकि भविष्य की ऊंची ब्याज से लाभ कमा सके। इसके विपरीत यदि वे वर्तमान की तुलना में भविष्य में कम ब्याज दर का अनुमान लगाते हैं तो वे वर्तमान में कम नगद मुद्रा की मांग करेंगे। सौदा उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य एवं सट्टा उद्देश्य मिलकर मुद्रा की मांग का निर्धारण करते हैं। क्या समझे कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? एक तो सट्टा उद्देश्य होता है, दूसरा है सावधानी और तीसरा होता है सट्टा उद्देश्य। इसमें से सौदा उद्देश्य एवं सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग स्थिर रहती है, इसलिए इनका ब्याज दर पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु अकेला सट्टा उद्देश्य ब्याज दर को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अब तरलता पसंदगी रेखा क्या है तो इसको हम जानते हैं। तरलता पसंदगी रेखा ब्याज की भिन्न भिन्न दरों पर भिन्न भिन्न मात्रा में मुद्रा की मांग को प्रदर्शित करती है। यह रेखा दर्शाती है कि जब ब्याज दर अधिक होती है
तब मुद्रा की मांग कम, एवं जब ब्याज दर कम होती है तब मुद्रा की मांग अधिक होती है। किन्स का कहना है कि ब्याज दर तथा मुद्रा की मांग में उल्टा या विपरीत संबंध है, अर्थात ब्याज दर नीचे होने पर अधिक मुद्रा मांगी जाती है, इसके विपरीत ब्याज दर ऊंची होने पर मुद्रा की कम मांग रहती है। इसे रेखा चित्र 1 के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। जैसे कि रेखा चित्र में दिखाया गया है कि ब्याज दर ऊंची जैसे क्यू के या 10% होने पर मुद्रा की मांग नीची OQ या 100 रुपए होती है। इसके विपरीत ब्याज दर जब Q1 से Q तक Q1 से K1 या 3% होने पर मुद्रा की मांग अधिक OQ1 या 300 रुपए होती है। अब तरलता टेप ये क्या होते हैं इसे भी हम समझते हैं। यहाँ ध्यान रहे कि ब्याज दर एक बिंदु रेखा चित्र Q1 Q1 3% से नीचे नहीं गिरती है, क्योंकि ब्याज दर कम होने पर लोग यह सोचते हैं कि नगद धन उधार देने की तुलना में उसे अपने पास रखना अच्छा है। रेखा चित्र के K1S तक की रेखा आधार रेखा के समानांतर है। इस दशा में लोग अपने पास से कुछ भी उधार नहीं देते हैं। इस दशा को किन्स ने उधारी बंदी कहा है। इससे मुद्रा की जो पूर्ति है OQ1 होने पर भी ब्याज दर QS ही रहती है, अतः K1S की दूरी को किन्स ने तरलता टेप कहा है। रेखा चित्र में LP रेखा मुद्रा की मांग को दर्शाती है। अब मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार से होती है? प्रत्येक देश में सरकार एवं वहां की केंद्रीय बैंकों को मुद्रा जारी करने का एकाधिकार होता है। किसी समय विशेष में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है। इसे आधार पर एक खड़ी रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि रेखा चित्र 2 में स्पष्ट है। चित्र में मुद्रा की पूर्ति को रेखा QM द्वारा दर्शाया गया है। मुद्रा की पूर्ति पर ब्याज दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कारण यह है कि मुद्रा की पूर्ति सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है। यही कारण है कि मुद्रा की पूर्ति रेखा का स्वरूप लंबाकार होता है। अब ब्याज दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है? किन्स के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है। रेखा चित्र 3 में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के साम्य को दर्शाया गया है। रेखा चित्र 3 में LP तरलता रेखा या मुद्रा की मांग एवं QM मुद्रा की पूर्ति रेखा है। ये रेखाएं एक दूसरे को E बिंदु पर काटती है। यह साम्य बिंदु है जिस पर OR ब्याज दर निर्धारित होती है। मान ले कि मुद्रा की पूर्ति QM से बढ़कर Q1M1 हो जाती है तथा मुद्रा की मांग या LP रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति में साम्य परिवर्तन होकर E1 हो जाता है और परिणाम स्वरूप ब्याज दर घटकर OR1 रह जाती है, अर्थात मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से ब्याज दर में कमी होती है। अब यदि मुद्रा की पूर्ति के साथ साथ तरलता पसंदगी या मुद्रा की मांग में भी वृद्धि होती है, तब LP के स्थान पर LP1 मांग रेखा होती है। इस स्थिति में साम्य E2 बिंदु पर होता है। इस नए साम्य पर पुनः ब्याज दर OR1 से बढ़कर OR हो जाती है तथा मुद्रा की मांग एवं पूर्ति OQ1 रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि ब्याज दर का निर्धारण तरलता रेखा मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। अब किन्स के इस तरलता पसंदगी सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी है, आइए जाने। पहली है विशुद्ध मौद्रिक घटना। तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार ब्याज एक विशुद्ध मौद्रिक घटना होती है। दूसरी जो विशेषता आती है प्रावेगिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में ब्याज दर निर्धारण में सट्टा उद्देश्य अथवा भविष्य की अनिश्चितता को अधिक महत्व दिया गया है। इस
कारण प्रोफेसर कुरिहारा ने इसे प्रावेगिक सिद्धांत का प्रतीक कहा है। अगली जो तीसरी विशेषता आती है बचत एवं विनियोग का संतुलन। किन्स का यह सिद्धांत बताता है कि अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग में संतुलन किस प्रकार स्थापित होता है। चौथी जो विशेषता आती है तरलता पसंदगी सिद्धांत की, वह है मौद्रिक नीति के लिए महत्व। इस सिद्धांत के द्वारा देश में रोजगार तथा आय के स्तर को बनाए रखने के लिए उचित आर्थिक नीति की दृष्टि से उचित मुद्रा नीति अपनाई जा सकती है। सरकार मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर ब्याज दर को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार अगली जो विशेषता आती है व्यापकता। यह सिद्धांत सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक रूप से लागू होता है, चाहे उसमें पूर्ण रोजगार की स्थिति हो अथवा न हो। अब इस ब्याज के तरलता सिद्धांत पसंदगी सिद्धांत जिसे किन्स ने बताया, उस सिद्धांत की किस प्रकार से आलोचना की गई है। विद्वानों ने किन्स की तरलता पसंदगी सिद्धांत की कटु आलोचना की है। प्रमुख आलोचनाएं निम्न प्रकार से है। पहली है एक पक्षीय। यह सिद्धांत केवल तरलता पसंदगी अथवा मांग पर ही बल देता है। किन्स ने मुद्रा की पूर्ति को एक स्वतंत्र और परिवर्तनशील तत्व माना है। किन्स के अनुसार मुद्रा की पूर्ति कोई अधिकारी अथवा बाहरी तत्व करता है। इस प्रकार इस सिद्धांत में पूर्ति की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। अगली आलोचना पूंजी की उत्पादकता की अपेक्षा। किन्स ने अपने सिद्धांत में पूंजी की उत्पादकता को कोई महत्व नहीं दिया है, जबकि व्यवहार में पूंजी में उत्पादकता का तत्व पाया जाता है। इतना ही नहीं, पूंजी की मांग उसकी उत्पादकता के द्वारा ही की जाती है। अगली जो आलोचना आती है अल्पकालीन विवेचन। यह सिद्धांत ब्याज दर का अल्पकालीन विवेचन करता है। दीर्घकाल में किस शक्ति से ब्याज दर निर्धारित होती, इसके बारे में प्रकाश नहीं डाला गया है। अगली जो चौथी आलोचना आती है मौद्रिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में मौद्रिक तत्व पर ही अधिक जोर दिया गया है। ब्याज को तरल को द्रव्य की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित मानकर किन्स ने इससे एक मौद्रिक तत्व बना दिया है, जबकि उत्पादकता, मितव्ययिता आदि तत्व भी ब्याज दर के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगली जो आलोचना आती है पूंजी और बचत एक नहीं है। किन्स ने पूंजी और बचत में कोई अंतर नहीं माना, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार की बचतों को पूंजी नहीं कहते हैं। बचत का केवल वही भाग पूंजी कहलाता है जिसका अधिक धन उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगली जो आलोचना आती है सीमित क्षेत्र। यह सिद्धांत केवल उस समाज में ही लागू होता है जहां संपूर्ण लेन देन नगद मुद्रा में होता है, जबकि व्यवहार में विश्व के अनेक देश वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। अगली जो आलोचना सातवीं आती है विभिन्न ब्याज दरों का सह अस्तित्व। प्रोफेसर हम के अनुसार तरलता पसंदगी सिद्धांत के आधार पर ब्याज की विभिन्न दरों के सह अस्तित्व को समझना असंभव है। अगली जो आठवीं आलोचना है महत्वपूर्ण तत्वों की अपेक्षा की गई है। तो किन्स ने मात्र पूंजी की पूर्ति की तरलता पसंदगी के साथ जोड़ दिया गया है, जबकि व्यवहारिक जीवन में जीवन में त्याग तथा समय पसंदगी का भी पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त आलोचनाओं के बाद भी किन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत पूर्व के सभी सिद्धांतों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। आगे जो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं ब्याज तरलता पसंदगी के सिद्धांत के अंतर्गत निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी आय में से व्यय करने के बाद जो मुद्रा बचाता है वह बचत ही उससे तरलता पसंदगी कहलाती है। ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार होता है। किन्स ने ब्याज को तरल एवं नगद मुद्रा रखने से संबंध किया है, अतः इसे ब्याज का मौद्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। ऋणी द्वारा ऋण के प्रयोग के बदले में जो भुगतान किया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। व्यक्ति द्वारा अपनी आय को तरल या नगद रूप में किस प्रकार से रखते हैं, उसके कारण क्या कौन कौन से हैं? तो पहला है सट्टा उद्देश्य, दूसरा है सावधानी उद्देश्य और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। अब किन्स की जो विशेषताएं हैं
तरलता पसंदगी सिद्धांत की, वो पहली है ब्याज विशुद्ध मौद्रिक घटना है, प्रावेगिक सिद्धांत है, बचत एवं विनियोग का संतुलन है, मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण व्यापकता। अब इसकी आलोचनाएं कौन कौन सी रही है? एक पक्षीय है, पूंजी की उत्पादकता की अपेक्षा की जाती है, अल्पकालीन विवेचन है, मौद्रिक सिद्धांत है, पूंजी और बचत एक नहीं होते हैं, सीमित क्षेत्र है, और विभिन्न ब्याज दरों का सह अस्तित्व और महत्वपूर्ण तत्वों की अपेक्षा। सभी को धन्यवाद।